तो सुबह हो गई है, हम जस्ट अभी अभी सो के उठे हैं। सुबह के बज गए हैं 7। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और मैं हूँ भूटान में और आज है भूटान में मेरा दूसरा दिन। फिलहाल है हम भूटान की कैपिटल थिम्पू में। कल हमने पूरा दिन थिम्पू ही एक्सप्लोर किया था। जितने पॉइंट्स यहाँ पे थिम्पू के थे वो हमने सारे एक्सप्लोर किए, बहुत ही खूबसूरत थे। तो बस फटाफट फ्रेशन अप होकर रेडी हो जाते हैं, आज हमें बहुत कुछ करना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 8 और हम लोग हो गए हैं एकदम रेडी। तो आज है हमारा भूटान में दूसरा दिन। परसों शाम को हम आ गए थे थिम्पू। कल हमने पूरे दिन थिम्पू ही एक्सप्लोर किया और हम कहीं नहीं गए। और अब हम आज यहाँ से अपने थिम्पू वाले होटल से कर रहे हैं चेकआउट और आज निकलेंगे पारो के लिए। तो रेडी बस हम हो ही गए हैं और अब निकलेंगे पारो के लिए और पारो एक्सप्लोर करेंगे। फटाफट जाके करते हैं पहले ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद हम निकलते हैं। तो ये देखिए ब्रेकफास्ट हमारा चल रहा है। हमारी भी ब्रेकफास्ट की टेबल ऑलमोस्ट रेडी है, हम लोग सेटल हो गए हैं और बस ब्रेकफास्ट लगाया ही जा रहा है। फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट। कृष्णा का मूड आज थोड़ा ठीक नहीं है, जब से सुबह से उठे हैं क्रैंकी हो रहे हैं। कोशिश हमने बहुत की कि ये ठीक हो जाए, बट पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। कह रहे हैं भूख लग रही है मगर कुछ खाना भी नहीं चाहते, नींद आ रही है पर सोना नहीं चाहते। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कृष्णा क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ? कृष्णा छोटा छोटा चम्मच। यू आर नॉट हैप्पी? कृष्णा doesn't even want to talk। वो कह रहे हैं हमें डिस्टर्ब मत करो। बाकी हमारे होटल का व्यू तो आपने देख ही लिया था, बहुत ही अच्छा है। ये एक इनसाइड एरिया है जहाँ आप अंदर बैठ के खा सकते हैं। इसके अलावा बाहर चलेंगे अगर तो इन्होंने एक बाहर भी सिटिंग एरिया बनाया हुआ है बालकनी में। तो कल तो हमने नहीं खाया था क्योंकि कल बारिश हो रही थी, बारिश का हल्का सा मौसम था, इस वजह से बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी तो ठंड लग रही थी, तो इसलिए बाहर खाने का प्लान तो बनाए थे मगर जब यहाँ आए तो ठंड अच्छी लगने लगी तो खाया नहीं। लेकिन आज मौसम अच्छा है, देखते हैं, मन किया तो खाएंगे। लेकिन कृष्णा बहुत क्रैंकी हैं तो बाहर आते ही वो ड्रामा शुरू कर देते हैं, इसलिए हो सकता है आज भी बाहर ही खाना, अंदर ही खाना पड़े। व्यू देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग व्यू वी हैव। तो हम लोग आ गए हैं टेबल पे और ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। ब्रेकफास्ट एकदम गरम गरम सर्व हुआ था, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही फुलफिलिंग, एकदम मन को खुश करने वाला। तो जैसे कि मैंने बताया, हम लोग कर रहे हैं अभी थिम्पू के होटल से चेकआउट, क्योंकि अब हमें थिम्पू से जाना है पारो। थिम्पू में हमारा 2 नाइट का ही स्टे था। परसों रात हम यहाँ आ गए थे, लेकिन परसों हम कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, आने में काफी लेट हो गया था। तो हमने कल किया पूरा थिम्पू एक्सप्लोर और अब हम यहाँ से जा रहे हैं पारो। होटल आपने हमारा देख ही लिया। ये सारे होटल्स चाहे थिम्पू के हों, अभी हम पारो जाएंगे, वहाँ का होटल भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये सारे होटल्स वगैरह सारा अरेंजमेंट हमारे टूर ऑपरेटर ने, मतलब ये जो डॉर्जी जी हमारी कार ड्राइव कर रहे हैं, इन्होंने ही सारा मैनेज किया है। हमने इन्हीं के थ्रू अपना प्लान लिया था, बट अभी तक हमें किसी भी तरीके की कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है। इनफैक्ट ये लोग हमारी बहुत छोटी छोटी कन्वीनियंसेस का भी ध्यान रखते थे, जैसे कि डॉर्जी जी हमसे रास्ते में ही पूछ लेते थे आज आप लोग डिनर में क्या खाएंगे, और होटल फोन करके हमारी प्रेफरेंस बता देते थे और हमें डिनर में वही खाना मिलता था। हम लोग जनरली ट्रिप पर जाने के लिए ट्रैवल पैकेजेस नहीं लेना प्रेफर करते, लेकिन क्योंकि भूटान में ये मैंडेटरी था तो हमें लेना पड़ा। कुछ साल पहले हमने पहली बार एक ट्रैवल पैकेज लिया था जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खराब था। तब से हमने सोच लिया था हम थोड़ी रिसर्च किया करेंगे और अपने ट्रैवल प्लान्स खुद ही बनाया करेंगे। तब से आज तक भूटान हमारा 24th कंट्री है और अभी तक हमने अपनी सारी ट्रिप्स खुद ही प्लान की हैं। अब भूटान में हमें जबरदस्ती ट्रैवल प्लान लेना पड़ रहा था, इसलिए हम बहुत घबराए हुए थे कि कहीं हमारा एक्सपीरियंस फिर खराब ना हो जाए। बट ऑनेस्टली यहाँ पे पैकेज लेने का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा था अभी तक। आई होप आगे भी अच्छा रहेगा। तो थिम्पू से पारो जाने का जो रास्ता है ये आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत है। थिम्पू और पारो के बीच में जो डिस्टेंस है वो 55 किलोमीटर्स का है और टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में थिम्पू से पारो पहुंच सकते हैं। तो पारो अभी आया नहीं है, लेकिन रास्ते में पड़ता है एक ऐसा पॉइंट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर स्पिरिचुअलिटी और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये आ गया है इसका पार्किंग एरिया, गाड़ी हमने पार्क कर दी है। अब बस चलते हैं आगे और इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं तचोगंग लखांग के पास, एक एंशियंट बुद्धिस्ट टेम्पल जिसका कनेक्शन है भूटान के लेजेंडरी आयरन ब्रिज बिल्डर थटोंग गल्प्यो से।
और इस टेम्पल तक पहुंचने के लिए हमें क्रॉस करना है एक हिस्टोरिक आयरन चेन सस्पेंशन ब्रिज, जो इस जगह का सबसे यूनिक अट्रैक्शन है। तो ये ब्रिज तो बहुत पुराना है और बंद भी है, और इसके बगल में बनाया गया है एक और ऑल्टरनेट ब्रिज जिसके थ्रू हम अब जाएंगे उस मोनास्ट्री तक। तो अगर मैं उस मेन ब्रिज की हिस्ट्री की बात करूं तो उसे 15वीं सेंचुरी में आयरन ब्रिज बिल्डर ने बनाया था, लेकिन 1969 में एक फ्लड के दौरान ओरिजिनल ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया। बाद में 2005 में इस ब्रिज को रिस्टोर किया गया और रेस्टोरेशन के दौरान आयरन ब्रिज बिल्डर के ओरिजिनल हिस्टोरिक आयरन चेन लिंक्स में से कुछ को रीयूज किया गया। तो जो ब्रिज आज हम देख रहे हैं वो एक रिस्टोर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका कनेक्शन सेंचुरीज ओल्ड ओरिजिनल आयरन ब्रिज से आज भी बना हुआ है। और ऑनेस्टली इस ब्रिज पर वॉक करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। नीचे फ्लोइंग पारुछू रिवर, सामने माउंटेन्स, दिस फील्स सो ब्यूटीफुल। तो ब्रिज क्रॉस करके हमें पहुंचना है तछोगंग लखांग टेम्पल। तछोगंग या तमछोग लखांग का मीनिंग रफली होता है टेम्पल ऑफ द एक्सीलेंट हॉर्स। इस टेम्पल के नाम के पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेजेंड है। कहा जाता है कि ब्रिज बिल्डर जब यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे थे तब उन्हें एक डिवाइन हॉर्स का विजन हुआ। इसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर उन्होंने यहाँ टेम्पल एस्टेब्लिश किया और इसी वजह से इसका नाम तछोगंग एक्सीलेंट हॉर्स से एसोसिएटेड माना गया। भूटान में आपको ऐसी स्टोरीज फ्रीक्वेंटली मिलेंगी जहाँ स्पिरिचुअलिटी, नेचर और लोकल लेजेंड्स एक दूसरे से ब्यूटीफुली कनेक्ट होते हैं। ब्रिज से लेकर टेम्पल तक जाने में अच्छा खासा टाइम लगता है, रास्ता भी काफी खराब है, तो आप लोग थोड़ा संभाल के चलिएगा इस रास्ते पे। अभी हम मंदिर पहुंचे नहीं है, आधे रास्ते में ही है, मगर आप यहाँ से व्यूज देखिएगा। इस व्हाट अ मेस्मराइजिंग व्यू इट इज। तो ये है टेम्पल और यही है टेम्पल का मेन एंट्रेंस। ये देखिए इसका दरवाजा, इसके अंदर का स्ट्रक्चर, सब कुछ एकदम ही ट्रेडिशनल है, कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा का वैसा। तो यहाँ पर हमें निकालने थे हमारे शूज और यहाँ पर भी एंट्री फ्री नहीं थी। टिकट प्राइस था 300 रुपीज पर हेड। तो एज यूजुअल मोनास्ट्री के अंदर तो कैमरा अलाउड था नहीं, तो कैप्चर कुछ कर नहीं पाए। तो टेम्पल के अंदर बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स और सेक्रेट ऑब्जेक्ट्स प्रिजर्व किए गए हैं। यहाँ लॉर्ड बुद्धा, गुरु पद्मसंभवा और भी काफी गुरुओं से एसोसिएटेड सेक्रेट रिप्रेजेंटेशन मिलती है। तो ऐसे हमने तछोगंग लखांग टेम्पल को एक्सप्लोर किया। अब वापस चलते हैं नीचे। तो हमने हमारी जर्नी को रिज्यूम कर दिया है। हम अभी पारो पहुंचे नहीं हैं, आधे रास्ते में ही पहुंचे थे और यहाँ पर ही हमें ये पॉइंट मिल गया था। तो अब जर्नी को रिज्यूम करते हैं। आपने देखा होगा पूरे रास्ते हमारे साथ एक नदी चल रही थी जिसे यहाँ पे ये लोग पारू छू बोलते हैं। छू का मतलब रिवर होता है, तो ये है पारो छू। तो ये भी एक तरह का पिकनिक स्पॉट है। थोड़ी देर यहाँ भी रुकेंगे, यहाँ का व्यू एंजॉय करेंगे। ये साइड में एक छोटा सा कैफेटेरिया है जहाँ पे आप कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह ले सकते हैं। रास्ता आप देख सकते हो काफी पथरीला है। नदी में पैर डाल के बैठेंगे ये सोचकर अपने जूते चप्पल गाड़ी में मत उतार के आइएगा, अदरवाइज बहुत चुभेगा। तो ये है पारुछू रिवर। इसके बाद भूटान की इम्पोर्टेंट रिवर्स में से एक जो पारो वैली से फ्लो करती हुई आगे जाकर वांगछू रिवर सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। और देखिए इसका पानी कितना क्रिस्टल क्लियर और ब्लू ग्रीन दिख रहा है। इसका मेजर रीजन है हिमालयन रीजन से आने वाला रिलेटिवली क्लीन और कोल्ड माउंटेन वाटर। हम
यहाँ थोड़ी देर बैठे, नेचर को एडमायर किया, बहुत अच्छा लगा। बस अब हम आ गए हैं अपनी कार के पास वापस और अब अपनी जर्नी को रिज्यूम करते हैं। इस पूरे रास्ते व्यूज इतने खूबसूरत थे कि हम लोग थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोए। तो अब हम जहाँ रुके हैं वो जगह काफी इंटरेस्टिंग है। ये वो जगह है जिसके बारे में लोग एक वर्ड यूज करते हैं, डेंजरस। चलिए देखते हैं। तो अब जो आपको सामने दिख रहा है वो है दुनिया का सबसे चैलेंजिंग एयरपोर्ट, जिसका नाम है पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को दुनिया के मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट्स में भी काउंट किया जाता है, क्योंकि ये एयरपोर्ट हाई माउंटेन से सराउंडेड एक नैरो वैली में लोकेटेड है। यहाँ लैंडिंग करना पायलट्स के लिए बिल्कुल इजी नहीं होता। सराउंडिंग माउंटेन्स और चैलेंजिंग टेरेन की वजह से सिर्फ स्पेशली ट्रेन्ड और सर्टिफाइड पायलट्स ही यहाँ एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ लैंडिंग के वक्त पायलट्स को रनवे दिखने से पहले माउंटेन्स और वैली के टेरेन को केयरफुली नेविगेट करना पड़ता है। तो हम भी अभी रोड पर रुककर इसी चैलेंजिंग एयरपोर्ट का व्यू एंजॉय करते हैं। एक तरफ ब्यूटीफुल हिमालयन माउंटेन्स हैं और बीच में पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑनेस्टली एयरपोर्ट की लोकेशन ही इस दुनिया की सबसे यूनिक और चैलेंजिंग एयरपोर्ट्स में से एक बनाती है। पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। अंदर तो नहीं जा पाए, मतलब ऊपर का जो व्यू पॉइंट था वहीं से हमने देखा। वहाँ पे और भी बहुत सारे टूरिस्ट थे जिन्होंने हमारे साथ देखा। जो भी था बहुत ही अच्छा था। हालांकि हमारे ड्राइवर भैया ने हमें बोला भी कि अगर पॉसिबल हुआ तो लौटते समय एक बार पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए हम लोग वापसी में चले जाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं पारो, लेकिन अभी हम होटल नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग आ गए हैं पारो जोंग। यहाँ पर भूटान में इस टाइम पे एक फेस्टिवल चल रहा है जिसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। तो उस फेस्टिवल की वजह से यहाँ पे जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो देखने के लिए हम लोग पारो जोंग में आ गए हैं। अगर हम रूम पे चले जाते, चेक इन वगैरह करने के चक्कर में पड़ जाते तो ये सब मिस हो जाता, क्योंकि यहाँ पे टाइमलाइंस है इन सब चीजों की। आज जो हम ये पारो जोंग में विजिट कर रहे हैं, ये सब आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि पारो में इस वक्त, जैसे कि मैंने बताया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल चल रहा है। और इस फेस्टिवल का मेन अट्रैक्शन देखने के लिए हम यहाँ आ गए हैं और हमारे साथ साथ यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ आई हुई है, मतलब यहाँ अच्छा खासा रश है इस वक्त। तो भूटान के सबसे आइकॉनिक हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स में से एक जो है वो है पारो जोंग, जिसे रिनपुंग जोंग भी कहा जाता है। लेकिन गाइज एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आप यहाँ फेस्टिवल देखने आ रहे हैं तो कंफर्टेबल शूज जरूर पहन के आइएगा, क्योंकि मेन गेट से जोंग तक पहुँचने के लिए काफी वॉकिंग करनी पड़ती है और रास्ता भी बहुत ऊबड़ खाबड़ है। साथ में एक पानी की बोतल भी जरूर रखिएगा।
अब जब तक हम लोग जोंग पहुंचते हैं, चलते चलते मैं आपको जोंग की हिस्ट्री बता देती हूँ। पारो जोंग का ऑफिशियल नाम है रिनपुंग जोंग। रिनपुंग का मतलब होता है हीप ऑफ जूल्स, यानी जूल्स का पहाड़, जेवरों का पहाड़। इस जोंग का कंस्ट्रक्शन 17th सेंचुरी में हुआ था और भूटान की हिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पारो वैली में लोकेटेड होने की वजह से ये जोंग हिस्टोरिकली एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन और डिफेंस तीनों के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट था। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ मोनास्ट्रीज नहीं होते, इनके अंदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिसेज भी ऑपरेट करते हैं। अब हम आ गए हैं जोंग के एकदम साइलेंट एरिया में, मतलब जहाँ पे मोनास्ट्रीज वगैरह है। तो इसके अंदर अभी कैमरा अलाउड नहीं होगा। मेन मोनास्ट्री में तो कैमरा अलाउड था नहीं, लेकिन मोनास्ट्री की बैल्कनी से बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा था, तो ये व्यू पॉइंट पर कैमरा अलाउड था, तो यहाँ से मैंने ये व्यू रिकॉर्ड कर लिया। आप लोग भी देखिए। इस जोंग की दीवारों को देखिए, है ना कितनी पुरानी। इस जोंग के आर्किटेक्चर की सबसे खास बात है इसका ट्रेडिशनल डिजाइन। मैसिव व्हाइट वॉश्ड वॉल्स, इंट्रिकेट वुडन विंडोज, कलरफुल डिटेल्स और ब्यूटीफुल स्लोपिंग रूफ्स। भूटान में ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करने पर काफी एम्फेसिस दिया जाता है, इसलिए यहाँ मॉडर्न बिल्डिंग्स के बीच भी ये हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स अपनी आइडेंटिटी को ब्यूटीफुली मेंटेन करे हुए हैं। अभी जितना हम चल के आए हैं वो सिर्फ आधा रास्ता ही है। वो सामने आप देख रहे हैं, ये इतना रास्ता हमें और कवर करना है, तब आगे जाके हमें वो फेस्टिवल का स्पेशल पार्ट देखने को मिलेगा। तो मोनास्ट्री हमने कवर कर ली, अब आगे चलते हैं, जोंग में आगे बढ़ते हैं और फेस्टिवल वाले एरिया में चलते हैं। तो ये लीजिए, हम लोग आ गए हैं उस फेस्टिवल वाले एरिया में। ये देखिए रश, ये है एक्चुअल भीड़। मतलब पूरे रास्ते तो हमें फिर भी कम कम भीड़ दिखाई दे रही थी, कभी लोग दिख रहे थे कभी नहीं दिख रहे थे। एक्चुअल भीड़ ये है। ये देखिए साइड में लोग प्रॉपर्ली पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए हैं, साइड में बैठे हुए हैं, खाने का सामान साथ लाए हैं एंड दे आर चिलिंग आउट। अभी मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि इतनी लंबी लाइन किस चीज की लगी हुई है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आखिर इतना रश क्यों है। सबसे पहले तो यार ये देखो, ये है यहाँ के वॉलंटियर्स जो पब्लिक को कंट्रोल कर रहे हैं, और पब्लिक भी इतनी ज्यादा डिसिप्लिन्ड है कि किसी भी तरह से कोई रूल नहीं तोड़ रही है, कोई धक्का मुक्की नहीं कर रही है। ऑल दिस वाज सो ब्यूटीफुल। तो ये है वो खास चीज जिसकी वजह से हम इतनी दूर चलकर आए हैं। ये है पारो फेस्टिवल का मेन परफॉर्मेंस एरिया। आज हम यहाँ ट्रेडिशनल मास डांस देख रहे हैं, जिसे भूटानीज कल्चर में चम के नाम से जाना जाता है। डांसर्स जो इलेबोरेट मास्क पहनते हैं वो डिफरेंट स्पिरिचुअल फिगर्स, डाइटीज या सिंबॉलिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। परफॉर्मेंस के दौरान म्यूजिक, ड्रम्स, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के थ्रू रिलीजियस स्टोरीज और टीचिंग्स को प्रेजेंट किया जाता है। परफॉर्मेंस जहाँ हो रही है उसके सामने वाली बिल्डिंग में आपको कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे होंगे, जो बिल्डिंग की बालकनी से बैठ के परफॉर्मेंस देख रहे हैं। वो यहाँ के रॉयल फैमिली के लोग हैं, मतलब जो यहाँ के किंग हैं या फिर और कुछ इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज भी हो सकती है।
तो यार टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा कुछ तो हमें समझ में आया नहीं, बस इतना ज़रूर समझ में आया ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है, स्पिरिचुअल है, साल में एक बार आता है, तो यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। तो पारो फेस्टिवल का परफॉर्मेंस हमने एक्सप्लोर कर लिया, बहुत ही अच्छा लगा। अब बस यहाँ से निकलते हैं, कार हमारी रेडी है। इसके बाद आ गए हम लोग अपने अगले पॉइंट पर, जिसका नाम है नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान। म्यूजियम की एंट्रेंस के ही राइट हैंड साइड पर आपको एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट्स वगैरह ले सकते हैं। सामने है टिकट काउंटर, यहाँ पे एंट्री फ्री नहीं है, तो इसलिए आपको 500 पर हेड का टिकट लेना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो ये जो नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान है, ये पारो जोंग का ही पार्ट है। पारो जोंग से थोड़ा ही ऊपर है ये। अगर आपको अपहिल ट्रैक वगैरह करना पसंद है तो आप वॉक करके भी यहाँ आ सकते हैं। तो इस म्यूजियम का नाम है ताजोंग। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ये ओरिजिनली म्यूजियम था ही नहीं। ताजोंग को 1649 में एक स्ट्रेटेजिक वॉच टावर के रूप में बनाया गया था। उस टाइम भूटान में डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्सटर्नल इन्वेजन का थ्रेट रहता था, इसलिए पारो जोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वॉच टावर एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट डिफेंसिव पोजीशन थी। यानी जिस बिल्डिंग में आज हम भूटान की हिस्ट्री और कल्चर को देखते हैं, कभी ये वही जगह थी जहां से एनिमीज की मूवमेंट पर नजर रखी जाती थी। तो बस इसे भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। तो फिलहाल इस व्लॉग में बस इतना ही। ऑलरेडी हम आज 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं, जिसका डिटेल एक्सपीरियंस मैंने आपको इस व्लॉग में दिखाया है। बाकी के बचे हुए पॉइंट्स हम कल एक्सप्लोर करेंगे और उसका डिटेल एक्सपीरियंस मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही कोई ट्रैवल रिलेटेड क्वेरी है तो भी कमेंट जरूर करिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।